बर्म्यूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री से तो हम लोग काफ़ी हद तक वाकिफ़ हैं और हो सकता है कुछ को मैसाचुसेट्स के ब्रिजवाटर ट्रायंगल के बारे में भी मालूम हो, लेकिन इन्हीं ट्रायंगल्स का नॉट सो फेमस कज़न है वर्मोंट का बेनिंगटन ट्रायंगल। और यहाँ की मिस्टीरियस ऑकरेंसेस इस एरिया के फोकलोर का हमेशा से एक पार्ट रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर एलियंस रहते हैं, वहीं कुछ का कहना है कि ये जगह हॉन्टेड है, तो वहीं कुछ ये भी कहते हैं कि इस जगह पर बिगफुट जैसे क्रीचर्स रहते हैं जिन्हें यहाँ के लोग बेनिंगटन मॉन्स्टर बुलाया करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सबके सब। तो यार चलो शुरुआत करते हैं आज की इस कहानी के साथ जो कि बेस्ड है बेनिंगटन ट्रायंगल की मिस्टीरियस ऑकरेंसेस पे। बेनिंगटन ट्रायंगल एक लूजली डिफाइंड एरिया है जो कि ग्लेस्टनबरी टाउन और उसके माउंटेन और ग्रीन माउंटेन नेशनल फॉरेस्ट के काफ़ी बड़े पार्ट को कवर करता है। 1992 में एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट द्वारा इस जगह को ये नाम दिया गया और इस कहानी की शुरुआत होती है ग्लेस्टनबरी टाउन की स्थापना के साथ। 18th सेंचुरी में ग्लेस्टनबरी टाउन को एज अ लॉगिंग और माइनिंग टाउन के रूप में स्थापित किया गया। वर्कर्स यहाँ पे मोस्टली लकड़ियाँ काटने का या फिर कोल माइंस में काम किया करते थे, लेकिन फिर जल्द ही यहाँ के रिसोर्सेज खत्म होने लगे और तब लोगों ने डिसाइड किया कि वो इसे एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाएंगे। इस टाउन का विकास काफ़ी तेज़ी से हुआ। यहाँ पर कई घर, होटल्स, कैसीनोज और स्कूल्स बनाए गए और फिर रेल रोड्स को भी सेटअप किया गया। देखते ही देखते यहाँ की पॉपुलेशन 250 तक स्ट्राइक कर गई। लेकिन फिर 1892 में हेनरी मैकडोवेल ने अपने कोवर्कर की हत्या कर दी और जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसने कहा कि उसे अपने सर में कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी और इसी वजह से उसने ये काम किया। हेनरी को मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ही वो वहाँ से फरार हो गया और फिर कभी किसी को दिखाई नहीं दिया। फिर 1897 में यहाँ एक और व्यक्ति की हत्या कर दी गई और उसका केस भी कभी सॉल्व नहीं हो पाया। तो फिर अगले ही साल टाउन में बाढ़ आ गई जिसने यहाँ के होटल्स और रेल रोड्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इस बाढ़ के कारण और मर्डर्स के कारण इस टाउन की रेपुटेशन गिरने लगी और इसे एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाने की उम्मीदों पर पानी फिर गया। लेकिन ये सब तो बस एक शुरुआत थी, क्योंकि अगले कुछ सालों में यहाँ के स्ट्रेंज इंसिडेंट्स कुछ ज़्यादा ही बढ़ने वाले थे। 19th सेंचुरी के शुरुआत में भारी बारिश के कारण लोगों से भरी एक बोगी को काफ़ी देर तक रुकना पड़ा और इसी दौरान उन पर एक बड़े जानवर ने हमला कर दिया। किस्मत से किसी को भी चोट नहीं लगी, लेकिन वो ये नहीं देख पाए कि आखिर वो क्या चीज़ थी, पर उन्होंने इतना बताया कि उस क्रीचर की लाल आंखें थी और उन पर हमला करने के बाद ही वो जंगल में कहीं गायब हो गया। जब बोगी के ड्राइवर ने आसपास देखा तो उसे काफ़ी बड़े फुटप्रिंट्स दिखाई दिए जो कि किसी भी मौजूदा जानवर के पैरों के निशानों से बहुत बड़े थे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कई सालों पहले ग्लेस्टनबरी माउंटेन्स के अराउंड एबनाकी ट्राइब्स का बसेरा था। उन लोगों के बिलीव्स थे कि उस पहाड़ की चोटी पर उनके भगवान रहते हैं और इन लोगों का ये भी कहना था कि वो जगह श्रापित है और वहाँ पर बिगफुट जैसा एक क्रीचर रहता है, जिस वजह से ये लोग वहाँ जाना अवॉइड करते थे। लेकिन फिर भी किसी के भी मरने के बाद ये लोग उसके शरीर को वहीं दफनाया करते थे, जिस वजह से कई लोग ये भी कहते हैं कि वो जगह इन्हीं दफनाए गए लोगों की आत्माओं से श्रापित है। बेनिंगटन मॉन्स्टर के बारे में न जाने कितनी बार रिपोर्ट किया गया। आज तक यहाँ पर 30 से भी ज़्यादा लोग गायब हो चुके हैं। 8 साल के पॉल जेप्सन से लेकर 74 साल की मैडी रिवर्स तक इन सबके बीच बहुत कम सिमिलैरिटीज़ थी और फिर ये लोग बेनिंगटन ट्रायंगल की काफ़ी अलग अलग जगहों से गायब हुए और इनमें से ज़्यादातर की तो कभी बॉडीज़ भी नहीं मिली। पुलिस और लोकल अथॉरिटीज़ ने इस पूरे एरिया को न जाने कितनी बार चेक किया है, लेकिन फिर भी इनमें से किसी भी विक्टिम का कोई ट्रेस कभी नहीं मिला। इन डिसअपीयरिंग्स की शुरुआत हुई 1943 में, जब कार्ल हेरिक अपने कज़न हेनरी के साथ ग्लेस्टनबरी माउंटेन्स की 16 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में शिकार पर गया, लेकिन बीच में ही वो दोनों बिछड़ गए
जिसके बाद हेनरी ने कार्ल के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। कुछ दिनों की सर्च के बाद उन लोगों को कार्ल की डेड बॉडी मिली। वहां आसपास किसी बड़े क्रीचर के पैरों के निशान थे और उसकी बॉडी के पास एक गन भी थी जिसमें से कोई गोली नहीं चलाई गई थी। ऑटोप्सी से सामने आया कि कार्ल के सीने पर काफी ज्यादा प्रेशर लगाया गया था, जिसके कारण उसकी बोन्स क्रश हो चुकी थी। हालांकि इस इंसिडेंट को काफी जल्दी भुला दिया गया क्योंकि बॉडी और डेथ का एक पॉसिबल रीजन ऑलरेडी सामने आ चुका था। फिर 12 नवंबर 1945 को 74 साल की मैडी रिवर्स लापता हो गई। वो एक हंटिंग गाइड थी और 4 लोगों को लेकर हेल होलो एरिया गई थी कि तभी वो कहीं खो गई। लोगों ने उसे वहां खोजने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मिली तो उन लोगों को लगने लगा कि क्योंकि वो एक एक्सपर्ट गाइड है और इस एरिया से काफ़ी अच्छे से वाकिफ भी है तो हो सकता है वो वापस टाउन चली गई। लेकिन ऐसा नहीं था और फिर जल्द ही 300 से भी ज़्यादा लोग, लोकल पुलिस और सोल्जर्स भी उसकी तलाश में जुट गए। लेकिन 8 दिनों की सर्च के बाद भी उन लोगों को उसका कोई ट्रेस नहीं मिला। फिर अगले ही साल बेनिंगटन कॉलेज की एक स्टूडेंट पॉला वेल्डन ने डिसाइड किया कि वेकेशंस के दौरान वो अकेली बेनिंगटन माउंटेन्स के पास हाइकिंग के लिए जाएगी, क्योंकि उसके बाकी दोस्त ऑलरेडी घर जा चुके थे। वो 18 साल की थी और 1 दिसंबर 1946 को उसे आखिरी बार देखा गया। उसने काफ़ी इजी टू स्पॉट रेड कलर की ड्रेस पहन रखी थी और उस एरिया में जाने के बाद वो वहाँ से कभी नहीं लौटी। जब अगले दिन वो अपनी क्लासेस में दिखाई नहीं दी तो लोगों को उसकी चिंता होने लगी और देखते ही देखते 1000 से भी ज़्यादा लोग, वो कई हेलीकॉप्टर्स तक उसकी खोज में जुट गए, लेकिन किसी को उसका कोई ट्रेस नहीं मिला। लोगों ने पुलिस की छानबीन पर सवाल उठाए, लेकिन कोई कभी पता नहीं लगा पाया कि आखिर पॉला के साथ क्या हुआ। वहीं पॉला के डैड को लगा कि शायद उनकी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड रहा होगा और वो या तो उसके साथ भाग गई या फिर उस लड़के ने उसकी हत्या कर दी। और अपने इसी बिलीव के साथ उन्होंने बेनिंगटन छोड़ दिया और कभी वापस नहीं लौटे। पॉला के गायब होने के एग्जैक्टली 3 साल बाद 1 दिसंबर 1949 को 68 साल का जेम्स स्टैटफोर्ड गायब हो गया। सेंट एल्बन्स में अपने रिलेटिव्स के पास विजिट करने के बाद उसने वापस आने के लिए बेनिंगटन तक बस पकड़ी, लेकिन जब बस फाइनली बेनिंगटन पहुंची तो वो अपनी सीट पर नहीं था। बस के पैसेंजर्स ने और यहाँ तक कि ड्राइवर ने भी ये बात कंफर्म की कि पूरे रास्ते वो अपनी सीट से हिला तक नहीं और वो वहाँ बस सो रहा था। लेकिन जब बस फाइनली बेनिंगटन पहुंची तो उसका नामो निशान तक नहीं था और ऐसा लग रहा था कि वो बस हवा में कहीं गायब हो गया। यहाँ तक कि उसका सामान भी एज इट इज वहीं रखा हुआ था। और अगर विटनेसेस की सारी बातें मानी जाए तो असल में जब बस बेनिंगटन के थ्रू रूट 7 से आ रही थी तभी स्टैटफोर्ड गायब हुआ। फिर अगले साल 12 अक्टूबर को 8 साल का पॉल जेप्सन रेड पिकअप ट्रक में खेल रहा था। उसके पेरेंट्स एक फार्म पे काम किया करते थे, वो लोग उसे अपने साथ ले आए। लेकिन जब वो पिग्स को खाना देकर वापस लौटे तो पॉल वहाँ पर नहीं था। कई ब्लड हाउंड डॉग्स को वहाँ पर लाया गया ताकि वो पॉल की स्मेल से उसे खोज पाएं। डॉग्स पहले तो स्मेल को ट्रेस कर पाने में सफल रहे, लेकिन कुछ देर बाद ही वो कंफ्यूज हो गए। कई दिनों की सर्च के बाद भी किसी को आइडिया नहीं लगा कि आखिर पॉल कहाँ गया। पॉल के पिता ने कहा कि गायब होने के कई दिनों पहले से ही पॉल पहाड़ों में जाने की बातें कर रहा था और शायद इन्हीं पहाड़ों ने उसे अपनी ओर खींच लिया। बेसिकली पॉल के पिता को लगता था कि बेनिंगटन ट्रायंगल हॉन्टेड है। वो बाकी लोगों की तरह ही इस बार उनका बेटा इस चीज़ का शिकार हो गया। फिर 2 हफ्तों बाद 28 अक्टूबर को एक एक्सपर्ट हाइकर और सर्वाइवलिस्ट 53 साल की फ्रीडा लैंगर ग्लेस्टनबरी के सोमरसेट एरिया में अपनी कज़न हर्बर्ट आइजनर के साथ हाइकिंग के लिए गई। लेकिन आधा मील चलने के बाद ही वो स्ट्रीम में गिर गई, जिस कारण उसके कपड़े पूरे भीग गए और उन्हीं को चेंज करने वो वापस कैंप पर गई, जहां पर उसका हस्बैंड ऑलरेडी बैठा हुआ था क्योंकि उसके पैर में चोट आई थी। लेकिन जब काफ़ी देर बाद भी वो वापस नहीं लौटी तो आइजनर को उसकी चिंता होने लगी और उसी को चेक करने वो कैंप पर गई। और तब उसे पता चला कि फ्रीडा वहाँ कभी पहुँची ही नहीं।
देखते ही देखते कई लोग और लोकल पुलिस उसकी खोज में जुट गए, लेकिन कोई उसे नहीं खोज पाया। पर फिर 12 मई 1951 को सोमरसेट रिजर्वियर के पास फ्रीडा की बॉडी पाई गई। और वो जगह एक ओपन ग्राउंड थी जिसे पहले भी न जाने कितनी बार चेक किया जा चुका था। फ्रीडा की बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी थी, जिस वजह से डॉक्टर्स नहीं बता पाए कि उसकी मौत कैसे हुई। फिर कई सालों बाद 2008 में रॉबर्ट सिंगली अपने कुछ टीममेट्स के साथ बेनिंगटन ट्रायंगल के एरिया में हाइकिंग के लिए गया, लेकिन रात के समय वो बाकी टीममेट से बिछड़ गया। वो कुछ देर बाद उसे काफ़ी अजीब सा फील होने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसे चक्कर से आने लगे। वो खुद से पूछने लगा कि आखिर वो कौन है और कहाँ पर आया है। खुद को संभालने के लिए उसने एक मैपल ट्री के नीचे पनाह ली, लेकिन वहाँ भी उसे ऐसा फील हो रहा था कि उस पेड़ से कोई नेगेटिव एनर्जी उसकी तरफ फ्लो हो रही है। और वो खड़ा हो गया और जैसे तैसे करके उसने फॉरेस्ट के बाहर का रास्ता खोजा और बाहर आने में वो सफल रहा। लेकिन उसके बाकी टीममेट्स की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी और उनमें से कोई भी व्यक्ति कभी दिखाई नहीं दिया। माना गया कि भूख, प्यास और हाइपोथर्मिया के कारण उन लोगों की मौत हो गई होगी। लेकिन फिर सवाल ये था कि आखिर उनकी बॉडीज क्यों नहीं मिली। फिर 17 सितंबर 2019 को सोमरसेट रिजर्वियर के पास जेसिका हिल्टन ट्रेंट के रिमेन्स पाए गए। लोग उसे आमतौर पर रेड बुलाया करते थे और पुलिस ने कहा कि उसकी मौत का रीज़न है होमिसाइड, लेकिन वो लोग उसके हत्यारे को नहीं खोज पाए। और फिर अगस्त 2021 में उसी एरिया में जोसेफ शोनिक अपने रेड कलर के ट्रक में डेड मिला। वो पिछले कई हफ्तों से गायब था और ऑटोप्सी के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इन सारी डिसअपीयरिंग्स के पीछे कोई सीरियल किलर रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इस सब में कुछ हद तक सिमिलैरिटीज तो थी, जैसे कि ये सारे लोग साल के अंतिम महीनों में गायब हुए, वो भी दिन के समय। और फिर इन सब में रेड कलर कॉमन था, जैसे कि पोला की रेड ड्रेस, जोसेफ की रेड ट्रक में मिली डेड बॉडी, जेसिका का रेड निकनेम और पॉल का रेड ट्रक से गायब होना। लेकिन इस सब के बीच कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया। और फिर ये लोग बेनिंगटन ट्रायंगल की काफ़ी अलग अलग जगहों से गायब हुए और इन सब में एज डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा था। और फिर ये डिसअपीयरिंग्स तो आज तक हो रही हैं, तो प्रैक्टिकली भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये सारे काम एक ही व्यक्ति ने किया। उस एरिया को लोकल अथॉरिटीज़ और सोल्जर्स द्वारा न जाने कितनी बार सर्च किया जा चुका है, लेकिन किसी भी लापता व्यक्ति का कोई ट्रेस नहीं मिला। वो इसी वजह से काफ़ी लोग ये कहते हैं कि वो एरिया हॉन्टेड है या फिर वहाँ पर एलियंस रहते हैं। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि उन लोगों की जान बेनिंगटन मॉन्स्टर ने ली। कई लोगों को ये क्लेम्स भी हैं कि उस एरिया में उन्हें रेडियो पर कई अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और फिर वहाँ पर कई प्लेन्स भी मिस्टीरियसली क्रैश हो चुके हैं। हालांकि हिस्टोरियंस इस सबको नहीं मानते और उनका कहना है कि ग्लेस्टनबरी के स्ट्रेंज वेदर कंडीशंस के कारण वहाँ पर चक्कर आना एक आम बात है और उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा सिंकहोल्स हैं। तो हो सकता है जो लोग गायब हुए वो इन्हीं में गिरकर मर गए हों, क्योंकि अगर ऐसा है तो उन्हें वहाँ पर कोई खोज भी नहीं सकता था। लेकिन किसी भी थ्योरी के कोई पक्का सबूत मौजूद नहीं है। वो कोई नहीं जानता कि ये डिसअपीयरिंग्स कितने साल और चलेंगे। तो यार इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन अगर आपकी किसी ट्रिप पे आपके साथ कोई स्ट्रेंज इंसिडेंट हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर ऐसे वीडियोस और देखने हैं तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।